जय हिंद एवरीवन। दिस इज अरुण सिंह तोमर, यानी कि द डिफेंस पाथ। सीडीएस टू 2024 का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप में से मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सीडीएस का एग्जाम दिया होगा। फॉर्चुनेटली कुछ लोगों का एग्जाम निकला होगा और कई लोग ऐसे होंगे जो सक्सेसफुल इस अटेम्प्ट में नहीं रहे होंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि जिन लोगों का एग्जाम निकल जाता है उनको सबसे पहले उनकी क्वेरीज आनी स्टार्ट हो जाती है कि सर एसएसबी की जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली कहाँ से की जाए, है ना। और जिन लोगों का सीडीएस नहीं निकला होता वो लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं कि भाई पहले तो हमें सीडीएस निकालना है, उसके बाद एसएसबी की प्रिपरेशन जो है वो हम स्टार्ट करें। ठीक है। वैसे इसको लेके मुझे एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, उसमें एड्रेस करना चाहिए इस इशू को कि भाई सीडीएस वाले जो हैं, चाहे अब एग्जाम निकाल रहे हैं चाहे नहीं निकाल रहे हैं, दोनों को प्रिपरेशन किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट करनी चाहिए, वो कभी और बात करें। ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है कि भाई हमारा नया कोर्स आने वाला है ना। अक्टूबर 1 से हम नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में बता दूँ, लेकिन आज हम पहले ये बात करते हैं कि एग्जैक्टली आज हम क्या डिस्कस करने वाले। ठीक है। तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा, टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा, शेड द शेम अचीव द ग्लोरी। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, इस कंसेप्ट को मैं मतलब कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा। ठीक है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है क्या, है ना। मैं इसको थोड़ा आप लोगों को पहले हिंदी में लिख के बता देता हूँ। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है शर्म को त्याग दो, है ना, और वैभव प्राप्त करो। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इंग्लिश में इसको लिखूंगा तो शेड द शेम एंड अचीव द ग्लोरी। ठीक है। शर्म को त्याग दो, वैभव प्राप्त करो, ये कंसेप्ट। अभी बेसिकली इस कंसेप्ट में क्या डिस्कशन आ जाता है, क्या बात आ जाती है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। देखो भाई, सीधी सी बात जो हमारे सबसे सामने हमारे पहले आती है वो ये कि हमें क्या करना है, हमें उस गोल को प्राप्त करना है जो हमने सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इमीडिएट गोल जो है वो सीटीएस क्लियर करना हो सकता है, एनडीए क्लियर करना हो सकता है, सीएपीएफ एसी या फिर एसएसबी सब। अगर हम एंड गोल की बात कर लें तो सारे डिफेंस एग्जामिनेशन में एंड गोल हमारा आ जाता है कि भाई हमें एसएसबी क्लियर करना है, सर्व विद ऑनर, ये हमारा गोल आ जाता है ना। ये भाई बेसिकली हमारा है कि भाई हमारी लाइफ में हमारी डिजायर क्या है, हम क्या हमने अपने बारे में सोचा है, किस तरह की लेगेसी जो है वो हम अपने पीछे छोड़ जाना चाहते हैं, हम क्रिएट करना चाहते हैं। आप में से मैं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ऑफिसर बनने वाले होंगे। कोई कोई ऐसा भी होगा जो कोई फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर बनने का प्लान रखता हुआ, मैंने रखा था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में मैक्सिमम अभी तो कोई ऑफिसर नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ बेसिकली। ठीक है, सब जो थे वो जेसीओ रैंक से रिटायर्ड हैं, सब सिपाही रैंक से भर्ती हुए हैं, लेकिन कोई ऑफिसर रैंक पे अभी तक नहीं पहुंचा। स्टार्टिंग मैंने की, मेरा एक और कजिन था, हम लोगों ने रिटन एग्जाम निकाले लेकिन रिकमेंडेशन नहीं हुआ। फिर हमारे भी जो कजिन्स वगैरह थे छोटे वाले हमसे जो थे, उनमें से कई लोग, एक दो तरह हैं, उनके भी एंटी रिटर्न निकाल रहे हैं, किसी का मेडिकल आउट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, बट अभी तक वो पॉइंट नहीं आया है कि कोई फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर के तौर पे फैमिली में अपना प्रेजेंस दिखाए। ठीक है, तो हमें ये सब करना था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये करना चाह रहे हैं, एंड ये बहुत बढ़िया वाला गोल है कि भाई आपको ये करना है। ठीक है, तो हमें एक ऐसी लेजेसी जो है वो बना के चल रहे हैं हमारी फैमिली के लिए या फिर बाकी लोगों के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, आस पड़ोसियों के लिए, कि भाई वो उस चीज को फॉलो करें। ठीक है। तो भाई इसमें ये जो वैभव नाम का टर्म है, ये वैभव क्या होता है, ये वैभव का मतलब ये नहीं होता कि भाई हम धन और वैभव की बात करें। डिफेंस एस्पिरेंट से तो हम इस बारे में बात करेंगे, हम धन वैभव की बात नहीं करेंगे। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में पे स्केल को लेके जाना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों का एम होता है लाइफस्टाइल से लेके कि भाई हमारी एक लाइफस्टाइल है, हमें वैसी बना के चलनी है, एक सोशल रिस्पेक्ट जो होती है, और सबसे बड़ी बात तो होती है भाई ये सर्व विद ऑनर। ये वाला कंसेप्ट सब लोगों के दिमाग में होता है, इसीलिए सब लोग आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं। लेकिन ओवर द टाइम ये चीज भी आ रही है कि भाई हाँ यार, पे स्केल, कैरियर है, ये सब बाद में आ जाता है जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं। इनिशियली एस्पिरेंट जो फेज होता है उसमें ये सब चीज नहीं होती है ना। तो भाई इसका कोई आपका धन वैभव से रिलेशन नहीं है, इसका सीधा से सीधा मतलब है जो ग्लोरी हमें चाहिए, जो वैभव हमें चाहिए, है ना, वीर वो की वसुंधरा, ये वाला कंसेप्ट है ना। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी आ जाता है। अब भाई इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें सिंपल सी बात करनी होती है कि भाई हमें अपने सारे इनहिबिशंस जो होते हैं उनको छोड़ना पड़ता है। हमें अपने जितने भी हाँ, प्रेजुडिसेस, सॉरी अब मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत, मुझे कई सारी चीजें याद नहीं रहती है, तो मैं बार बार पॉइंट्स देख लेता हूँ। हमें बहुत सारे इनहिबिशंस जो हैं वो छोड़ने पड़ेंगे।
हमें अपने प्रेजुडिसेस जो है वो भी हमें छोड़ने पड़ेंगे। अगर हम इनको छोड़ेंगे तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में सामने आ रहे हैं हम उनको आराम से क्लियर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली एसएसबी की बात करें तो, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं ये आपकी एसएसबी मेंटरशिप का पार्ट है ना। ये आपको किसी और कोचिंग में नहीं मिलेगा, ये आपको कोई और नहीं समझाएगा, पेड कोचिंग्स में या फिर कहीं और ये कंसेप्ट आपको नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होते हैं, है ना। ये शॉर्ट टर्म नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म कंसेप्ट होते हैं जो 4-6 महीने जब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तब जाके चेंजेस आपको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होते हैं आपकी साइकोलॉजी में, आपके एक्शंस में और बाकी चीजों में। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ये एसएसबी मेंटरशिप का पार्ट तो आ जाते हैं, लेकिन किसी अलग इंस्टीट्यूट में, कोचिंग्स वगैरह में ये चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। वहां पर सिर्फ टेस्टिंग पर ही फोकस रहता है, ठीक है। तो भाई ये लॉन्ग टर्म चीज हो गई। अब देखो सीधी सी बात है कि सारे इनहिबिशंस आपने छोड़ दिए, सारे प्रेजुडिसेस जो है वो आपने छोड़ दिए, और ये सब आपने किया ताकि आपकी लाइफ में आपके गोल के लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको क्लियर कर लिया जाए। अब हो सकता है कि जिस सक्सेस के लिए, जिस गोल के लिए आप वर्क कर रहे हो वो आपसे अचीव ना हो पाए ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अभी कल ही एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई उसने फैमिली को लेकर, सर इस वजह से स्टडीज क्लियर नहीं हो पाया, है ना। तो होती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, उसकी वजह से हो सकता है हम अपने गोल को प्राप्त ना करें, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट भाई हमें फिर भी क्या होता है कि वो चीज हमारी हेल्प कर जाती है ना। एसएसबी आर्म फोर्सेज नहीं सही, हम कुछ और भी जॉब करें, कुछ और काम करें, उसमें भी वो चीज हमें बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कर जाती है। कैसे हेल्प कर जाती है मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। वी स्टार्ट लिविंग फॉर अ ग्रेटर कॉज, हम एक ग्रेटर कॉज की प्रिपरेशन करते हैं। हम अपनी जनरल लाइफ की बात करें तो उसमें भी हम कुछ इसी तरीके से जिंदगी अपनी स्टार्ट करते हैं, जीते हैं कि भाई ये जो आपका शर्म वाला रिश्ता है ना ये हमने त्याग दिया है और हम कॉन्फिडेंट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं बेसिकली प्रिपरेशन फेज में क्या करता था। प्रिपरेशन फेज मेरा जो है वो 2015 अराउंड से स्टार्ट हुआ और ये रहा 2019 का, ठीक है। 2019 के अगस्त, मतलब जब मैंने ब्रिट्स पिलानी ज्वाइन किया उसके बाद मैंने अपना लास्ट एएफएसबी का अटेम्प्ट दिया था, एएफएसबी वाराणसी, ठीक है। तो ये मेरा अटेम्प्ट देने से पहले का फोटो है, जस्ट अ फ्यू डेज अगो। उसके बाद अगस्त 2019 में मैंने अपना लास्ट जो है अटेम्प्ट दिया था, ठीक है। तो ये जो पूरे 3-4 साल का फेज रहा था ना, इसमें मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए खुद पे। मैंने अपनी साइट को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व किया, प्लस मैंने उसका कॉन्स्टेंटली इवेल्यूशन किया। अलग अलग मेथोडोलॉजीज के बारे में बात कर चुका हूँ, इन्हीं का मैं एक पार्ट ये वाला आ जाता है, शेयर द शेम एंड अचीव द ग्लोरी, है ना। बी और ओन असेसर वाला मैंने ऑलरेडी खुद पे इंप्लीमेंट किया था। आप मुझे देख सकते हो भाई, मैं प्रॉपरली शेव्ड हूँ, ये मेरी हेयर कटिंग भी देख सकते हो आप, क्रू कट है। तो ऑलमोस्ट मेरा गेटअप ऐसे ही रहता था। हाँ, एक्सीडेंट के बाद मेरा, आप लोगों को पता है, नवंबर 2018 में एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मेरा ये जो राइट वाला पैर था ना, यहाँ पर मेरे एसीएल हुआ था आगे और पीसीएल हुआ था पीछे, और यहाँ फ्रैक्चर हुआ। तो उसकी वजह से काफी मुझे बेडनेस में भी रहना पड़ा, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड हो गई थी, तो वेट गेन हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसको आप देख के समझ लेना। तो ये जो टाइम पीरियड था 3-4 साल का, इसमें मैंने बहुत कॉन्स्टेंटली खुद को इवेल्युएट किया, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स किए खुद पे, मैंने खुद माइंडसेट को अपने चेक किया और कॉन्स्टेंटली लोगों से फीडबैक लेता, ठीक है। तो अब मैंने इस कंसेप्ट के अंदर में मैंने क्या की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो ये कि मैंने ये सोचना स्टार्ट किया ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे क्या करती हैं, रोक के रखती, है ना। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे हाथ बांध के रखती हैं, जो मुझे अनकंफर्टेबल महसूस करा। ऐसा होता है ना कि हम कई बार कुछ सिचुएशन में फंस जाते हैं, हमें कुछ करना होता है एंड वी आर अनकंफर्टेबल अबाउट, है ना। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले हैं तो कोई भी चीज हमारे लिए क्या हो जाती है, अनकंफर्टेबल हो जाती है। जैसे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे स्टेज फियर हुआ करता था, बट फिर मैं पोएम्स वगैरह लिखता था। तो ये फ्रेशर्स डे की आप देख सकते हो पिक्चर, इसमें मैंने पोएम रेसिटेशन किया था। अगर आप मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओगे तो शायद काफी पीछे आपको 2019 के आसपास इस पूरी पोएम का वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये मैंने किया, ठीक है। मैंने ये कॉन्स्टेंटली सोचना स्टार्ट कर दिया ऐसी कौन सी चीजें हैं, ये मतलब 2016 या 17 के आसपास की बात है, कि भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे रोक के रखती हैं, जो मुझे कुछ आगे बढ़ने नहीं देती, जो मुझे करने नहीं देती, है ना। तो मैंने जब इन चीजों को सोचना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे पॉइंट समझ में आए, बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई, ठीक है। मतलब होता क्या था कि मैं एसएसबी के हर एस्पेक्ट्स पे फोकस करता था। जो हमारा मनसा वाला आ जाता है, यानी कि साइक वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है। वाचा आ जाता है, यानी कि बोलने वाला, इंटरव्यू आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है कर्मा, है ना। ये हमारा आ जाता है जीटो वाला पोर्शन। तो मैं हर एस्पेक्ट पे फोकस करता था कि एग्जैक्टली ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मैं स्क्रीन आउट नहीं हुआ था, है ना। तो मैंने इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाने स्टार्ट किए।
मैंने बेसिकली इन सारे पॉइंट्स पे, इन सारे एस्पेक्ट पे, सारे फैक्टर्स पे वर्क करना स्टार्ट किया। ठीक है, होता क्या था कि भाई मैं जब भी सुबह मॉर्निंग अपनी रन के लिए जाता था, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने अपने रनिंग स्टैट्स भी डाले थे, 5-5 किलोमीटर आधे घंटे में हो जाते थे आराम से। थोड़ा और एफर्ट्स डालता तो फिर शायद 25 मिनट में भी हो जाते। ठीक है, अब में से मेरे ख्याल से कई लोग ऐसे होंगे जो एथलेटिक होंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैं इनिशियल शुरू से ही बहुत ज्यादा एथलेटिक नहीं रहा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ने वाला बंदा ज्यादा रहा हूँ। पढ़ने वाला भी मतलब ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाकू टाइप से, नहीं, मतलब मुझे बुक्स में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आता, बुक्स एंड मूवीज। तो फिर जब इन चीजों पे मैंने फोकस करना स्टार्ट किया, तो मैं जब सुबह दौड़ने के लिए जाता था, अब एसएसबी का रूटीन ऐसा ही था कि भाई मेरे कुछ दोस्त थे जो एकेडमी में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जब भी मैं सुबह सोने, मतलब सुबह जब अलार्म बजता था 4 बजे 5 बजे, तो मेरे सोने का मन हुआ करता था, तो मैं तुरंत उठ जाया करता था, क्योंकि मुझे पता था भाई कि वो बंदे उस टाइम पे एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो ये चीज मुझे उठा दी। अब जब मैं उठ जाता था, तुरंत उठने के बाद में भाई 4-5 बजे अपना नित्य क्रियाएं जो है वो निपटाई, और 5-5:30 बजे तक हम ग्राउंड के लिए चले गए। दौड़ना वोड़ना स्टार्ट किया, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा दौड़ा वोड़ा और स्ट्रेचिंग वगैरह की, तो 1 आध घंटा लग जाता था। लौट के जब मैं आता था, तो लौट के मोस्टली 2-3 किलोमीटर की जो वॉक हुआ करते थे, उसमें बीच में थोड़ा दौड़ता भी जाता था, रिलैक्स रन जिसे हम बोलते हैं, मसल्स को स्ट्रेच वगैरह करने के लिए। और कई बार मैं खुद से पुशिंग भी करता जाता था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जितना भी मैं पैदल चलता था, मैं खुद से Q&A करता था। कौन सा Q&A करता था? जो हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता। ठीक है, क्वेश्चंस भाई पता थे, नोट्स बने रखे थे भाई बहुत सारे, है ना। हर पेज पे एक क्वेश्चन था और उसके नीचे उसका एक वेल डिफाइंड आंसर था। ये जो आंसर था ये आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता था, जैसे जैसे लाइफ में एक्सपीरियंस आते जाते थे, मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आता था रहता था, वैसे वैसे ही ये आंसर्स भी जो है वो मैं कॉन्स्टेंटली इनको चेंज करता रहता था। मतलब कि इनिशियली जो आंसर थे ना बहुत ज्यादा सुपरफिशियल, लेकिन धीरे धीरे मैंने क्या किया, मैंने अपनी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप की। तो जब अपनी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप की, तो एक सुपरफिशियल से काफी इन डेप्थ लेवल के आंसर्स में चले गए। पहले तो भाई दूसरों के देखे, कॉपी किए, ये किया वो किया, समझ में आ गया भाई ऐसे कर दो वैसे कर दो। लेकिन जब इन डेप्थ आप अपनी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं, तब समझ में आता है कि बेसिकली हम हैं क्या, है ना। तब आप सही आंसर देना स्टार्ट करते। तो ऐसे आंसर्स मैंने डेवलप करना स्टार्ट कर दिए, और यही क्वेश्चन और आंसर मैं खुद करता था, मतलब मैं खुद का एक इंटरव्यू लिया करता था। ठीक है, सेल्फ इंटरव्यू टाइप का हुआ करता था भाई, हम दौड़ के आ रहे हैं और इस टाइम हम पी और ओ नेसेसर वाला कंसेप्ट भी फॉलो कर रहे हैं। हम पैदल चल रहे हैं तो भाई हम इस तरीके से चल रहे हैं कि लोग हमें देख के बोले कि भाई एक बंदा चार है ना। अपनी प्रॉपर ग्रूमिंग है, चलना फिरना प्रॉपर है, हाथ एकदम सही चल रहे हैं, बॉडी पोस्चर बढ़िया, ये सब हुआ करता था। तो मैं सेल्फ इंटरव्यू लिया करता था, खुद से सवाल पूछता था एक इंटरव्यू के इंटरव्यू ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उसके जवाब दे रहा हूँ, तो इसलिए मेरा रेसिटेशन भी बहुत अच्छा हो जाता था, क्योंकि मैं बोलते बोलते करता था, है ना। तो जिन लोगों को भी कम्युनिकेशन के इश्यूज आते हैं कि भाई प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, आप सब लोग इस टेक्निक को अपना सकते हो। कमेंट्स में पूछ लेना भाई, और किसी को अगर कोई स्पेसिफिक डाउट आ रहा है तो भाई कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, अब इसमें एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में, जैसे कि मैं इस 26 इंच की साइकिल का एग्जांपल दूंगा, है ना। ये जो साइकिल है मैक्सिमम मेरे ख्याल से आप लोगों के जो फादर्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड होगी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके फादर्स जेसीयूज वगैरह रैंक पे रहे हैं, है ना। ऑफिसर्स वगैरह की बात नहीं करूंगा, उन लोगों ने शायद अपने फादर्स को इस साइकिल पे नहीं देखा हो। तो जो भी जेसीयूज वगैरह रहे हैं, फौजदार सिपाही है, जो भी रहे हैं, है ना, अदर रैंक्स पे रहे हैं, इन लोगों ने साइकिल बहुत चलाई है। इन्होंने अपने फादर्स को ये साइकिल बहुत चलाते हुए देखा होगा। घरों में भी ये साइकिल इनिशियली स्टार्टिंग से रही होगी, बाद में बाइक स्कूटर्स एंड और आई होंगी, लेकिन इनिशियली मैं बात करूँ बचपन की, तो उन लोगों ने देखा होगा। मेरे फादर रिटायर्ड हो चुके हैं और वो अभी भी ये वाली साइकिल चला, है ना। अब क्या था कि ये जो फेज था ना ये कॉलेज वाला, इस टाइम पे मुझे बड़ी शर्म आती थी। मुझे चाहिए थी ऐसी फैंसी साइकिल। ठीक है, ऐसी थी मेरे पास, 2-3 चलाई भी छोड़ दी, लेकिन कभी इमरजेंसी पड़ जाए कि भाई पापा मेरी वाली ले गए हैं, या फिर टायर पंचर हो गया, कुछ और हो गया, तो मैं ये वाली साइकिल चलाने से साफ साफ मना कर देता था कि भाई ये देसी साइकिल मुझे नहीं चलाना। ये फोटो बैंगलोर का है ड्यूरिंग कोविड टाइम। ठीक है, कोविड में मैंने और मेरा रूममेट थे भाई, हम लोग इंटर्नशिप में थे, तो तब हम लोग साइकिल उठा के काफी दूर चले जाया करते थे। 31/1/2021, हाँ जनवरी का है, 2021। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं 2020 का है। ये भी आपको कोविड के टाइम का ही है, जब कोविड आपका जनता कर्फ्यू वगैरह लग गया था, तब मैं काफी लंबे लंबे रूट्स पे निकल जाता था। ये एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा यानी कि ग्वालियर का। ठीक है, तो मैं लंबी लंबी रूट्स पे निकल जाया करता था घर से, काफी ज्यादा साइकिल वगैरह चलाने के लिए। तो फिर होता क्या था कि भाई ये साइकिल मुझे चलाने में मजा नहीं आता था। ये साइकिल चलाने में क्या था कि भाई मुझे एक परसेप्शन मैंने डेवलप कर लिया था अपने फादर वाली जनरेशन का, कि भाई ये जो साइकिल है ये तो बड़े बूढ़े ही चलाते हैं, मुझे नहीं चलाए। मुझे शर्म आती थी बेसिकली ये साइकिल चलाने, है ना।
लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई एक ऐसा इवेंट हुआ कि जिसने मेरा एक परसेप्शन चेंज कर दिया। कौन सा इवेंट था? देखो, लक्ष्य उस टाइम पे काफी बार रिपीटेटिव मोड में देखी गई। लक्ष्य को देखा जब मैंने, तो मैंने वही लक्ष्य वाला जो गाना आता है जिसमें बंदा साइकिल से जा रहा होता है, ऋतिक रोशन। तो फिर जब मैंने उसको साइकिल में जाते हुए देखा तो मैंने सोचा यार, जो हमारे जेंटलमैन कैडेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये साइकिल पे ही चलते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी देखी, एनडीए से रिलेटेड भी देखी, भाई एनडीए के जो कैडेट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी आपके साइकिल से ही जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार, जब एनडीए कैडेट्स जा रहे हैं, जो हमारे जीसीस वगैरह है, ये सब भी साइकिल से जा रहे हैं, तो फिर भाई मैं भी तो एस्पायर कर रहा हूँ जेंटलमैन कैडेट बनने के लिए, तो मैं ये साइकिल क्यों नहीं चला रहा, मुझे शर्म क्यों आ रही है ये साइकिल चलाने में। मैंने ये सोचा, है ना। तो जब ये कंसेप्ट दिमाग में आया कि भाई मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँ, तो मैंने कहा मुझे इसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। मेरे लिए साइकिल चलाना बड़ा अनकंफर्टेबल है, देखने में बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन जो एक टीनेजर होता है ना, जो एक कॉलेज एस्पायरिंग बंदा होता है, उसको एकदम टॉर से रहना होता है, एकदम ठाट से, कि भाई बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, इस तरह से, है ना। वो साइकिल चलाने वाली चीजें नहीं सोचता कि भाई देसी साइकिल चलाने वाली तो बिल्कुल नहीं सोचता, है ना। लड़कियों के सामने से निकल जाओ, उधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ, कूल नहीं लगेगा। तो मेरे दिमाग में भी ये कंसेप्ट था, तो मैंने कहा यार ये चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी। एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सेल्फ डिस्कवर कर रहा हूँ खुद को, तो मैंने कहा इस कंसेप्ट को तो मुझे एम्ब्रेस करना पड़ेगा, मुझे शेयर द शेम अचीव द ग्लोरी करना पड़ेगा, मुझे शर्म को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल टाइम में मुझे एक बंदा याद है जो शर्म को त्याग के सारे काम किया करता था। ये मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा, पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन, उसमें बताऊंगा। लेकिन उसने सारी ऐसी चीजें जिसपे हम उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसने वो चीजें फॉलो नहीं की, वो अपने हिसाब से करता था। एंड नाउ ही इज सर्विंग एज अ मेजर इन इंडियन आर्मी। ठीक है, तो सीरीज सी कंसेप्ट है भाई, हम लोगों ने मजाक उड़ाया, उसने बाद में हमारे मजे लिए, वो एनडीए से गया। तो भाई ये कंसेप्ट मैंने दिमाग में सोचा, मैंने कहा यार इसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, है ना। पहले शर्म आती थी, लगता था भाई यार सिर्फ बाइक और स्कूटर यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में सोचा कि नहीं भाई, पूरे जोश के साथ, पूरे गर्व के साथ, पूरी ग्लोरी के साथ हमें ये बाइसाइकिल चलानी, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे लड़कियां देखे, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, कोई कुछ भी कहे कि भाई ये बंदा कॉलेज में है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये साइकिल चलानी, है ना। तो उस अनकंफर्टेबल मोमेंट को मैंने तोड़ा और ये साइकिल उठा के मैं जाने, ठीक है। ये फोर्थ स्टेशन वायुसेना स्टेशन ग्वालियर महाराजपुरा, यहाँ जाने लगा, पूरे सिटी में घूमने लगा। बेसिकली सिटी के वो सारे पॉइंट्स जहां पर मुझे लगता था कि जहां पर जाने पे मुझे शर्म महसूस हो सकती है, उन सारे पॉइंट्स पे मैं जाता, साइकिल से जाता था, खड़ा होता था, चाय पीता था, शेक पीता था, और बकायदा मैं दिखाता था कि भाई देखो मैं साइकिल से आया, है ना, ऑन योर फेस। तो ये कंसेप्ट भाई मैंने बोला कि भाई मैक्सिमम लोग जो है मुझे साइकिल चलाता हुआ देखें, ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली, मतलब कि मैं इसको चलाने लगा, मुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी कि भाई मुझे कूल दिखने के लिए ये साइकिल चलानी है कि नहीं चला, है ना। तो ये कंसेप्ट मैंने सबसे पहले डेवलप किया था। उसके बाद के कंसेप्ट की बात करूं, जैसे कि एक कंसेप्ट और आ जाता है, अपने सिर को शेव करने को लेके एक इनोवेशन था कि भाई अपने जो सर है उसको अगर मैं शेव कर लूंगा, अगर मैं टकला हो जाऊंगा, तो फिर यार कैसे काम चलेगा, लुक्स अच्छे नहीं है ना। फिर उस टाइम पे मैंने देखी प्रहार। देखो मूवीज का ऐसा नहीं है भाई, मूवीज का वो नहीं पड़ता, इन्फ्लुएंस नहीं होता, मूवीज का अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ता है अगर आपको पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो प्रहार वाला कोई कमांडो वाला सीन देख रहा था, बंदे बंदे जो थे वो सारे सारे कंजे थे, एकदम टकले हो चुके थे, है ना, आर्मी कमांडो स्कूल बैंगलोर, सॉरी बेलगांव। तो वो देखा, वो समझ में आया यार कि यार ये लोग भी तो है ना। और कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे मेरे एक थोड़ा दूर के रिलेटिव की डेथ हो गई। अब दूर के रिलेटिव की डेथ होगी तो मुझे, हमारे यहाँ हिंदुओं में क्या होता है कि भाई राजपूतों में तो होता ही है, बाकी को मुझे पता नहीं, अगर आपसे बड़ा किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है तो फिर आपको जो सर है उसको शेव करवाना पड़ता है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि उस टाइम यार मैं अपने सर को शेव करूँ, ठीक है। और करवाने के साथ साथ मैं ये करूंगा कि भाई मैं किसी तरह की कोई कैप नहीं पहनूंगा उसको ढकने के लिए, ना ही मैं किसी तरह का रुमाल जो है वो लगाऊंगा अपने सिर पे उसको ढकने के लिए। मैं भाई इसको खुला रहने दो, मैं सबके सामने ऐसे ही जाऊंगा, मैं उसको ढकूंगा नहीं, है ना। तो भाई ये भाई बेसिकली क्या था कि स्कूल टाइम में क्या एग्जांपल हुआ करता, स्कूल टाइम में क्या हुआ करता था, जब भी ऐसा कुछ हुआ करता था तो हम लोग जनरली कैप पहन के जाते थे। एक बार मेरे और मेरे बड़े भाई के साथ हमारी लड़ाई भी हो गई थी, क्योंकि दो कैप पापा लेके आए थे हम दोनों के लिए, हम दोनों का जो सिर है शेव करवाया था उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि कोई रिलेटिव की डेथ हुई थी। एंड हम लोगों में लड़ाई इस बात को लेके हुई थी कि वही फेवरेट वाली कैप कौन पहने, ठीक है। मुझे याद है अभी तक 9th या 10th क्लास की बात। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब ये हाँ छोटे बच्चों में चल जाता है, लेकिन ऐसा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या फिर आप सीडीएस एनडी के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये शर्म आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट मुझे बनना है, मुझे कॉन्फिडेंस मुझे अपने अंदर डेवलप करना है कि मैं जो हूँ मैं वही लोगों को दिखूंगा, मैं
ये फालतू का फसाड क्रिएट नहीं करूंगा, है ना, कि भाई मैं रुमाल लगा लिया, मैंने कैप लगा ली, तो मैंने कहा ये नहीं करूंगा। अपने इनहिबिशंस तोड़ूंगा, मतलब कि मैं ये पॉइंट लोगों के दिमाग से, अपने दिमाग से हटा दूंगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस चीज की कोई चिंता नहीं, है ना। तो फिर मैं अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट फील करूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि भाई प्रेजेंटेबल तो लगना है, लेकिन अपने घर से बाहर निकलूंगा मैं इसी तरीके से। तो मैंने ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैंने फॉलो किया, ठीक है। अपने जो सर है उसको मैंने शेयर किया। देखने में ये बहुत छोटी चीज लगती है, बहुत छोटी चीज लगती है, क्या बंदा बात कर रहा है, साइकिल चलाने को लेके बात कर रहा है, सिर को शेव करने को लेके बात कर रहा है, बट मेरे लिए इस चीज ने हेल्प किया। देखो कंसेप्ट मैंने खुद ने डेवलप किए हैं, आप लोग भी अपने कंसेप्ट खुद के डेवलप कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे कंसेप्ट फॉलो करो, बट इन कंसेप्ट ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। इन्होंने मेरा जो पर्सनैलिटी को शेप किया है, काफी अच्छे लेवल पे किया है। 11 SSB देने के बाद भी मुझे अपने अटेम्प्ट जो है वो वेस्ट नहीं लगा। मुझे ये नहीं लगता कि भाई मैंने कुछ अपने 2-3 साल बर्बाद किए। मैंने बहुत अच्छी लर्निंग्स सीखी हैं। इन लर्निंग्स से बहुत काउंटलेस स्टूडेंट्स ने मुझसे सीखा है। सीडीएस के मामले में भी, एसएसबी के मामले में भी बहुत सारे लोग रिकमेंड भी हुए हैं। ऐसा कोई नंबर मैंने मेंटेन नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग रिकमेंड हुए हैं ये सब कंसेप्ट को सीख, है ना। तो भाई ये चीज मैंने सीखी। आपको बेसिकली करनी वही चीज है जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती है। आपको अपने, देखो ये भाई हमारा कंफर्ट जोन है ना, इस कंफर्ट जोन के बाहर ही सारी अचीवमेंट्स आपको मिलेगी। ये बात आप अच्छे से समझ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ बिट्स पिलानी की अपने टर्न का, ठीक है। ये 2019 की बात है, अराउंड अगस्त के बाद की बात है, शायद अगस्त से लेकर सितंबर की बात है। नहीं, मेरे ख्याल से ये, हाँ शायद अगस्त की बात है, एसएसबी देने से पहले की बात है। उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे पास प्रपोजल आया। बेसिकली बात आई कि भाई स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होने वाले हैं, और बिट्स में प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, तो हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव लड़ना। मैंने कहा मैं लड़ूंगा भाई, क्यों नहीं लड़ूंगा भाई, मैं लीडरशिप मटेरियल हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मैं लड़ूंगा चुनाव। तो मैंने चुनाव लड़े, जीते। ये कुछ बंदे हैं, हम लोग अलग अलग हॉस्टल्स के रिप्रेजेंटेटिव बने, और हम स्टूडेंट यूनियन का पार्ट बन गए, एसयू का पार्ट बन गया। बिट्स पिलाने में स्टूडेंट यूनियन काफी ठीक ठाक रहती है ना। काफी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, बहुत आपको एक्सपोजर मिलता है, बहुत कुछ समझ में आता है। तो फिर अब होता क्या था कि भाई हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट था। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में थोड़ा सिमटा हुआ रहता है, क्योंकि हम हायर डिग्री वाले, है ना। ये जो बाकी के बंदे थे ना, इसमें मैक्सिमम लोग आपके ग्रेजुएशन वाले थे, लेकिन मैं हुआ, और कौन था, दीपक था, और ये भैया थे एमबीए सेकंड ईयर वाले। हम 3-4 जो लोग थे ना, हम लोग सिर्फ हायर डिग्री के थे, बाकी फर्स्ट डिग्री वाले, यानी कि ग्रेजुएशन वाले, है ना। तो वही थोड़ा सा एक अंतर चलता रहता था। तो फिर वही एमबीए वाले लोगों में क्या था कि एक चीज थी कि भाई हमें बहुत ज्यादा, एक तो टाइम भी कम होता था, और दूसरा एक पर्सपेक्टिव भी बना रखा था कि फर्स्ट डिग्री वाले लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं हो पाता। लेकिन मैंने इस बैरियर को तोड़ने का सोचा। मैंने कहा नहीं भाई, स्टूडेंट यूनियन में हूँ तो मैं घुसूंगा, मैं सब चीजों में घुसूंगा। एंड एज अ रिजल्ट मैं कॉलेज की सारी जुगाड़ वाली चीजों का जानता था। मतलब कि एक नॉर्मल क्लर्क से, जो AUGUSD, वहां से भी मेरा कम्युनिकेशन था, ठीक है। डायरेक्टर सर जो थे उनसे भी कम्युनिकेशन हो जाता था जब प्रॉपर हमारी मीटिंग हुआ करती थी। जब हमारी जनरल बॉडी मीटिंग हुआ करती थी GBM, तो उसमें प्रॉपर क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चंस के जवाब देना, लोगों की इश्यूज को एड्रेस करना, अलग अलग चीजों को, अलग अलग मुद्दों पर डिस्कस करना, ये सब भी हुआ करता था। ये सब भी मतलब प्रॉपर पार्टिसिपेट किया करते थे, ठीक है। अलग अलग फेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ करना हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनमें मैंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, जिसमें मैक्सिमम एमबीए वाले लोग, क्योंकि उनका एकेडमिक से फोकस ज्यादा था। होना सही भी था भाई, आप इतने सारे पैसे लगा के आए हैं। मेरा एकेडमिक्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं था, मेरा फोकस ज्यादा था सोशलाइज करने पे। सोशलाइज नहीं होता है, मुझे सीखना था, मुझे लर्निंग्स लेनी, है ना। मुझे वो लीड करने वाला जो एंगल था वो मुझे डेवलप करना था अपने यहाँ। तो मैं वो कर रहा था, ठीक है। तो मैं मतलब फील्ड वाला बंदा समझ लीजिए, अब वो ज्यादा था कि भाई इधर जाना है, उधर जाना है, इस हॉस्टल में जाना है, उस हॉस्टल में जाना है, उस बंदे से कम्युनिकेट करना है, ये इशू सॉल्व कराना है, वो कराना है। तो इस तरह की चीजें मैं करता, ठीक है। तो भाई ये चीज फिर मैंने मतलब कि बिट्स में की, ठीक है। अब होता क्या है कि हाँ, आप लोगों को जरूरी नहीं है कि भाई आप रिकमेंडेड लोगों से ही सीखें, है ना। जिन लोगों को प्लस साइन मिल चुका है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं से सीखें। ये जितने भी अनसक्सेसफुल बंदे होते हैं, ये आपको और अच्छे से तरीके से सिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज भाई हमारी एसएसबी से कनेक्टेड कैसे आ जाती है भाई, एसएसबी से इसका कनेक्शन क्या है, ये तो डेली लाइफ का मैंने आपको बता दिया। एसएसबी में इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखो एसएसबी में आप देखेंगे भाई मल्टीपल अलग अलग बैकग्राउंड से, सॉरी, मल्टीपल अलग अलग बैकग्राउंड से आपको लोग देखने को मिले, काउंटलेस कैंडिडेट से,
आप लोगों का इंटरेक्शन होता है, मिलना होता है, जुलना होता है, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग रीजन से लोग आए होते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें से कुछ लोग आपके स्टेट बोर्ड से आए होते हैं, या तो स्टेट बोर्ड से या फिर हिंदी मीडियम से, वो बाकी लोगों की तरह फैंसी सीबीएसई वाले स्कूल्स में नहीं पढ़े होते, या फिर आईआईएमसी नहीं गए होते, या फिर वो किसी तरह के सैनिक या मिलिट्री स्कूल नहीं गए होते। वो एक नॉर्मल हिंदी मीडियम वाले स्कूल से आ रहे होते हैं, एक स्टेट बोर्ड वाले स्कूल से आ रहे होते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपोजर उनका नहीं रहा होता है को करिकुलर एक्टिविटीज को लेके, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जितने भी एंगल्स हैं उनसे उनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं रहा होता है ना। अलग अलग तरह की खेल कूद या एक्टिविटीज वगैरह जो रहती है वो उन्होंने कभी नहीं की होती है। उनको इतना पता है कि भाई इससे ऑफिसर बनते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन भाई उनको ये सब चीजों के बारे में नहीं पता। तो अब होता है क्या कि बाकी कैंडिडेट्स के साथ उनका एक बैरियर बन जाता है। कैसा बैरियर बन जाता है कि भाई फलाना बंदा तो दिखने में भी बहुत अच्छा है, बातें भी इंग्लिश में कर रहा है, दिल्ली की बातें हो रही हैं, हडसन लेन की बातें हो रही हैं, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस की बातें हो रही हैं, डीयू की बातें हो रही हैं, फलानी गेड़ी मारी जा रही है, यहाँ की बातें हो रही है, वहाँ की बातें हो रही है। वो इन सबसे अपने आप को आउट ऑफ द प्लेस मानता है। होता भी जनरली बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है कि वो अपने आप को इन सब चीजों से क्या करता है, आउट ऑफ द प्लेस मानता है। तो एक कम्युनिकेशन का बैरियर जो है, लैंग्वेज बैरियर जो है, या एक्सपीरियंस का बैरियर है, वो बन गया। मतलब एक शर्म वाला एंगल आ गया भाई, है ना। हमें उस शर्म को अपनी शैल में हम जो है सिमट के रह गए हैं। अब हमें क्या करना है कि भाई अब इस बैरियर को हमें तोड़ना हो, है ना। हमें आउट वाला जो खेल होता है वो खत्म करना होता है। होता है क्या है कि लोग ये समझ लेते हैं भाई इनके साथ हम कंपटीशन में कैसे टिक पाएंगे, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत। क्योंकि सबकी प्रोफाइल होती है अलग। एक ऐसा बंदा जो किसी ऑफिसर का बेटा है ना, उसकी प्रोफाइल होगी अलग। एक ऐसा बंदा जो किसी फार्मर का बेटा है, उसकी प्रोफाइल होगी अलग। सबकी प्रोफाइल अलग होगी। दिल्ली में जिस बंदे ने मैक्सिमम अपनी पढ़ाई की है बचपन से, उसकी प्रोफाइल होगी अलग। ग्वालियर में जिसने भाई पढ़ाई की है मैक्सिमम टाइम, उसकी होगी प्रोफाइल अलग, है ना। कोई दिल्ली से सीबीएसई से है, ऑफिसर का लड़का है, उसकी प्रोफाइल हो जाएगी अलग। कोई ग्वालियर से किसी किसान का बेटा है ना, और हो सकता है उसने स्टेट मीडियम से पढ़ाई की हो, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो, उसकी प्रोफाइल हो जाएगी। होता है क्या है कि बार सबके लिए डिफरेंट होता है। ऑफिसर के बच्चे के लिए बार यहाँ हो जाएगा, फार्मर के बच्चे के लिए बार यहाँ, है ना। मतलब कि उसको इतना ज्यादा टच करना पड़ेगा, आपको ज्यादा टच नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आईओ देखेगा कि भाई आपको अपॉर्चुनिटीज कैसी मिली। ये जो पीआई की फॉर्म में डिटेल्स पूछी जाती है ना, कि भाई अभी तक कहाँ कहाँ रहना हुआ है, उस जगह की पॉपुलेशन कितनी रही है, मैक्सिमम रेसिडेंस कितना रहा है, परमानेंट रेसिडेंस कहाँ रहा है, ये सब पूछने का तरीका यही होता है कि भाई आप किस तरह की सिटी में रहे हैं, आपको फैसिलिटीज कैसी मिली हुई है ना। तो आपको अपॉर्चुनिटीज किस बेसिस की मिली है, आपको रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल रहे हैं। एक नॉर्मल ग्वालियर जैसे सिटी में रहने वाला या फिर किसी और सिटी में रहने वाले बंदे के पास में हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटीज बहुत कम होंगी, हो सकता है शूटिंग एकेडमीज भी ना हो सकता है स्विमिंग फैसिलिटीज भी ज्यादा ना हो, है ना। जबकि दिल्ली जैसी जगह पर रहने वाले बंदे के पास ये चीजें आराम से अवेलेबल हो, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है, रिसोर्सेज आपके पास में क्या अवेलेबल रहे, और इसके बेसिस पे आपकी अचीवमेंट्स क्या है, ये भी तो देखा जाएगा कि भाई आपकी अचीवमेंट्स क्या है। अगर आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिली है, बहुत बढ़िया रिसोर्सेज मिले हैं, लेकिन अचीवमेंट्स आपकी मिल रही, तो मतलब आप इस बार को टच नहीं कर पाए। लेकिन भाई अगर आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिली है, रिसोर्सेज बहुत कम मिले हैं, उसके बाद भी आपकी अचीवमेंट्स बहुत अच्छी रही है, ठीक ठाक रही है, तो मतलब आपने इस बार को क्रॉस कर लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ओएलटीयूज नहीं देखी जाएंगी, या फिर आपकी बाकी चीजें नहीं देखी जाए, आपकी स्ट्राइक को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, जीडीओ को नहीं देखा जाएगा, नहीं, वो सब देखा जाएगा, वो सब तो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन उसके बाद भी इन सब चीजों में देखा जाएगा कि भाई आपके अंदर, जैसे मैंने बताया था ना, कि भाई एक ग्रुप में अगर सब अल्फा अल्फा आ जाते हैं तो उसको लीड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा ग्रुप जिसमें सिग्मास आ जाते हैं, उसमें कोई भी नॉर्मल थोड़ा बहुत भी एक अल्फा बंदा होगा, आराम से लीड कर लिया जाए, है ना। तो ये सिचुएशन सेम यहाँ आ जाती है कि आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिली है, रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल थे, और आपने अचीवमेंट्स किस तरह की। ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ। अब उसके बाद में आपको करना है क्या, देखो भाई आप लोगों को चैलेंजेस फेस करें। आपको बेसिकली वो चैलेंजेस फेस करने हैं जिनके बारे में आप अनकंफर्टेबल है ना। मतलब लोग आपके बारे में अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करने वाले जब तक आप चैलेंजेस को एम्ब्रेस नहीं करोगे, जब तक आप चैलेंजेस को क्रॉस नहीं करोगे। आपको लोगों से रिस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी जब लोगों को ये पता चलेगा कि इस बंदे को मेरा वैलिडेशन नहीं चाहिए, इस बंदे को मेरे व्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। उनको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा जो है इसको इजिली इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, बल्कि वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए, है ना।
तो भाई होता क्या है, देखो भाई आपको लोगों से रिस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, और वो आपको हेल्प करेगी, है ना। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको अपना। मैं ग्राउंड जाता था, है ना, ये भी अगेन कोविड के टाइम का है। तो मैं ग्राउंड जाता था, तो ग्राउंड जाके मैं नॉर्मली एक किनारे पे खड़ा रहता था, मोबाइल चलाता रहता था। इनिशियली मैं बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था, मुझे बड़ा डर लगता था यार कि ये जो इतने फिट और एथलेटिक बंदे हैं, ये पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिट ही नहीं हो पाता था कि मैं धीरे दौड़ूंगा तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये लोग दबा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं इनके लेवल का नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मुझे बहुत ही अजीब सा फील होगा, है ना। कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाएगा, जैसे कि कोई भी नया बंदा जब जिम वगैरह जाता है तो उसको ऐसा लगता है। लेकिन जब मैंने एक पॉइंट में मैंने सोचा कि यार फक इट, चलो भाई एंटर करते हैं ग्राउंड। तो जब मैंने वहां पर एंटर किया और मैंने इनके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि ये बंदे बहुत ज्यादा हेल्पफुल। एक बंदा मुझे आके बता रहा है कि मुझे अपनी स्टेपिंग कैसे करनी चाहिए। एक बंदा मुझे पूरे 5 किलोमीटर के दौड़ने की पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा है कि मुझे पहले किलोमीटर में कैसे करना है, 2 से 3 में क्या करना है, 3 से 4 में क्या करना है, 4 से 5 में कैसे करना है। जो भी एक्सरसाइजेस मैं गलत कर रहा था वो उनके बारे में मुझे बता रहे थे कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, उसको सही से करो। मतलब कि बंदे बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। ये मुझे तब पता चला जब मैं उस कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकल के आया, मैंने इनसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, मैंने पूछना स्टार्ट किया कि भाई ये एक्सरसाइज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये दौड़ रहे हो, इतना कैसे दौड़ रहे हो, ऐसा वैसा, डाइट को लेके और भी बहुत सारी चीजें मुझे इनसे हेल्पफुल पता लगी, है ना। तो ये मुझे तब पता लगी जब मैंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा। तो ठीक है, अब सेम प्रोसीजर में क्या किया करता था, सेम चीज में किया करता था एसएसबी में। एसएसबी में क्या होता था कि अगर मैं रेलवे ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ और मुझे देख के पता चल जाता है, मेरी ऑब्जर्विंग पावर बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मैं ऑब्जर्व कर लेता था कि भाई कोई और बंदा मेरे कोच में है जो जर्नी कर रहा है या आसपास जर्नी कर रहा है, ये भी एसएसबी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और मैक्सिमम टाइम मेरा अंदाजा बहुत सही निकलता था वो बंदा भी एसएसबी जा रहा हो, तो उससे वहां दोस्ती हो जाती थी। फिर उसके बाद में क्या होता था कि भाई जब हम ट्रेन से उतर के रेलवे स्टेशन में एमसीयू के आसपास रिपोर्ट कर रहे हैं, तब लोगों से बातचीत होना स्टार्ट हो गई और मैं मैक्सिमम लोगों के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देता, कौन हो, कहाँ से हो, कितने अटेम्प्ट्स दिए, क्या है क्या नहीं है। तो इन सब से मुझे उनके बारे में बहुत सारी इंसाइट्स मिलती थी, मुझे बहुत कुछ समझ में आता था, और प्लस एक तरीके से क्या होता था कि भाई दोस्ती हो जाती थी। बाद में जाके वो आपके ग्रुप में आए तब जाके आप इंट्रोडक्शन करो, इससे बढ़िया है कि अभी से आप उसके साथ उसको आपस में खुद को इंट्रोडक्शन कर लो, है ना। आप इंट्रोड्यूस कर दो खुद को, उसका इंट्रोडक्शन ले लो, समझ लो कि भाई बंदा क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, वो बाद में आपके लिए चैलेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर वो आपके लिए एक रिसोर्स साबित हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सब हमें जुगाड़ बैठाना पड़ता है। और मैं सच बताऊं तो एसएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, एक जेन्युइन फ्रेंड मेकिंग के पर्पज से मैं मोस्टली लोगों को अप्रोच किया करता था कि भाई यार एसएसबी से लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनते हैं जो अभी भी है। कई बंदे सर्व कर रहे हैं, कोई आईआईटी में प्रोफेसर है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई जर्मनी में है, तो सब लोगों से अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मतलब लोगों से अप्रोच भी किया करता, ठीक है। तो भाई ये जो लोग है ना, ये काफी भाई लाइवली लोग, मतलब ये आपकी लाइवलीनेस दिखाती है। आप लोगों से आके बात कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, सब कुछ डिस्कशन वगैरह हो रहा है, ये आपकी लाइवलीनेस दिखाती है, आपकी वेल को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब हुआ करता था भाई, कन्वर्सेशन हुआ करती थी, ये स्टार्टिंग से होने लगती थी। तो भाई एसएसबी में एंटर होने से पहले हम लोग दोस्त बन जाया करते थे, एक इन्फ्लुएंस मेरा उन पे क्रिएट हो जाता था, उनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर क्रिएट हो जाता था, समझ में आता था कि भाई सामने वाला बंदा कैसा है ना। तो इसकी पर्सनल ग्रुप डायनेमिक्स को इनहेंस करने में भी हेल्प मिलती थी। अगर भाई ये बंदा मेरे ग्रुप में आ जाएगा तो फिर कल को हमारी बॉन्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो रखी है, तो हम लोग काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये भी समझ में आ जाता था कि भाई ये बंदा जो है जीडी में किस तरीके से बोल सकता है, किस तरीके से नहीं बोल सकता, ठीक है। अब मैं सच में बताऊं तो आप लोगों को हो सकता है ये चीजें कई लोगों को देखने में लग रही हो कि यार ये कितनी बेसिक सी चीज है। ये जो बेसिक चीजें है ना, यही रिकमेंडेशन दिलाए, ठीक है, यही रिकमेंडेशन दिलाती हैं। इन बेसिक चीजों को बहुत लोग इग्नोर करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि इनको फॉलो नहीं करोगे तो रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई, मिल सकता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इनको फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, एसएसबी के पर्सपेक्टिव से एक लीडर के तौर, एक लीडर के तौर पे भाई शेयर द स्टेम एंड अचीव द ग्लोरी वाला कंसेप्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करे, ठीक है। अब सबसे लास्ट में आप लोगों को पता है कि भाई सीटीएस 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं, है ना। हमारा रिजल्ट हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है। हमारा बैच साइज हमेशा 100 के आसपास रहता है, उससे कम ही रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो बसंतर 1 2025 का बैच जो है वो लॉन्च हो जाएगा। हम लोग 1 अक्टूबर से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। 100 डेज का बैच है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक हमारा फेज 1 चलेगा। इस फेज 1 में हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करें।
दूसरा फेज हमारा 1 अप्रैल ऑनवर्ड चलेगा, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग एंड रिवीजन। ठीक है, तो इस बैच की डिटेल्स के लिए आप 8839961158 पर DM करिए और पूछिए कि सर मुझे बसंतर 1 CDS 1 2025 बैच की डिटेल्स बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा इस बैच की कि भाई इस बैच में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, वैसे इसको लेके मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है, टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, व्हाट्सएप पे भी डाल रखा है। आप लोग समझदार हैं कि भाई इस बैच में क्या क्या इंक्लूडेड है, मतलब कि इस बैच में क्लासेस हमारी लाइव होंगी, लाइव के होने के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। बेसिक से लेके हम लोग एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं, है ना। तो भाई ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल बैच रहेगा। जो बिगिनर्स हैं, जो CDS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। और ऐसे लोग जिनके CDS के अटेम्प्ट जो है वो फेल हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई दिक्कत कहाँ है। आपकी दिक्कत स्ट्रैटेजी में है ना। आपकी दिक्कत स्ट्रैटेजी में है, आप दोबारा से हमारे पास आइए और हम एक नई स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। जब आपको खाली करके आओ, जब आपको ब्लैंक करके आओ, उसके बाद मैं आपको तरीके से चीजें समझाऊँ। ठीक है, एंड लाइव क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे आपको। क्लासेस में क्विजेस वगैरह भी होती हैं, SSB के बारे में काफी कुछ बताया भी जाता है, क्लास के एंड में डिस्कशंस वगैरह भी होते हैं। ये सब कुछ भाई हम लोग करते हैं अपनी क्लासेस में। बाकी मेरे ख्याल से आप लोग समझदार हैं भाई। मार्केटिंग हमारी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करता हूँ मैं मोस्टली कैंडिडेट्स की। थोड़ा सा स्लो होता है बट इतना ज्यादा अभी स्लो नहीं होता। बट स्टिल मार्केटिंग जो बहुत अल्ट्रा लेवल की है वो भाई हमारे बैचेस की नहीं है। बट रिजल्ट आप सब लोग देख सकते हैं, क्लास से कितना कंटेंट आता है, ये सब हमने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, इवन यूट्यूब पे भी डाल रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, बस इन दी एंड मुझे इतना ही कहना था। बाकी जय हिंद टू यू ऑल। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। 2-3 दिन में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो आते रहेंगे। और जैसा मैंने बताया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस। नेक्स्ट बैच में एनरोल करने के लिए आप DM कर सकते हैं, नंबर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है। एंड दैट्स इट। जय हिंद टू यू ऑल।